शायद हम ढंग से तुम लोगों की सेवा नहीं कर सके, यशवधर ने कहा। नहीं यशवधर काका, ये बात नहीं है, मैंने कहा। तुम दोनों की मोहब्बत तो हमें हमेशा याद रहेगी। हम 20-22 दिन और जयपुर में रहेंगे और इसी दौरान तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। यशवधर काका रात को जल्दी सो गया। शशावरी मेरे कमरे में आ गई और चारपाई के पीछे से थैला निकालकर सामने रख लिया। ये क्या है, मैंने पूछा। कपड़े तुम्हारे लिए, शशावरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रास्ते में सपेरों की एक बस्ती है, वहीं से मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े ले लिए थे। रत्ना तो घूंघट काढ़े हुई थी, उसके लिए कोई खतरा नहीं था। तुमने भी अगरचे दाढ़ी बढ़ा ली है, मगर कहीं कोई रोक ले गए तो परेशानी हो जाएगी। ये जोगियों वाले कपड़े पहन लेना, तुम्हें सपेरा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। वैसे शहर की सूरत हाल क्या है, मैंने पूछा। चेकिंग हो रही है, शशावरी ने जवाब दिया। छोटे बड़े तमाम होटलों, पार्किंग, गेस्ट हाउसेज और तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेज को भी चेक किया जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सूटकेस में से अपने सारे कपड़े निकालकर इस थैले में डाल लेना। सूटकेस साथ ले जाना दुरुस्त नहीं है, इसे मैं ठिकाने लगा दूंगी। और फिर वो मुझे बताने लगी, सुबह मुझे यहाँ से निकलकर किस तरफ जाना होगा और अंबर जाने वाली बस मुझे कहाँ से मिलेगी। रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड है, जहाँ से हर 1 घंटे के बाद अंबर के लिए बस चलती है। 2 रुपये किराया है। अंबर में ये बस हमारे टूरिज्म ऑफिस के सामने रुकती है, वहाँ तुम नंदली से मिल लेना। वो तुम्हें रत्ना के पास क्वार्टर में ले जाएगी। तुमने उसे हमारे बारे में क्या बताया है, मैंने पूछा। तुम रत्ना को आगरा से भगा कर लाए हो और कुछ अरसा छुप कर रहना चाहते हो। तुम लोग जब तक रहोगे खर्च भी करते रहोगे, लेकिन उसे उस दौलत की हवा नहीं लगनी चाहिए। हो सकता है उसके दिल में किसी वक्त कोई लालच आ जाए, वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन मोहतात रहना ज़रूरी है। मैंने रत्ना को भी सारी बातें समझा दी हैं। ठीक है, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया। शशावरी ने थैले में से गिरे हुए रंग के कपड़े और दूसरी चीज़ें निकाल कर रख दी थीं। उनमें रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं और एक अदद बीन भी थी, जिसे देखकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मैंने तकिए के गिलाफ से साड़ी में लिपटे हुए नोटों के बंडल और जेवरात निकालकर थैले में डाल लिए और शशावरी ने सूटकेस में से भी कपड़े निकालकर थैले में ठूंस दिए। वही थैला मैंने सिरहाने रख लिया। शशावरी जब उठकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर तो बैठो, मैंने कहा। शशावरी ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर धम से चारपाई पर गिर गई। शशावरी सुबह 6 बजे से पहले अपने कमरे में चली गई। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। आधे घंटे बाद वो दोबारा मेरे कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और नाश्ते की तैयारी करने लगी। 7:30 बजे यशवधर पार्क में जाने लगा तो मैंने उसे बताया कि मैं भी आज किसी वक्त चला जाऊंगा। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए उसकी मुट्ठी में 200 रुपये भी दे दिए थे। उसके जाते ही मैं कपड़े बदलने लगा। गिरवे रंग की धोती, उसी रंग का ढीला ढाला सा लंबा सा कुर्ता और गिरवे ही रंग की पगड़ी जिसमें मखसूस अंदाज में बल पड़े हुए थे। कपड़े पहनकर मैंने मालाएं पहन ली, पगड़ी सर पर जमाई, अपने मैले कपड़े थैले में ठूंसे और थैला कांधे पर लटकाकर बीन हाथ में पकड़ ली। बिल्कुल सपेरे लगते हो। शशावरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्वार्टर के पिछवाड़े से निकल जाओ, मैं यशवधर काका को बता दूंगी कि तुम चले गए हो। मैं आज दिन में किसी वक्त अंबर आऊंगी। शशावरी ने पहले क्वार्टर के पिछली तरफ जाकर सड़क की तरफ देखा और मुझे इशारा कर दिया। मैं उसके करीब से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया और जंगले की टूटी हुई सलाखों से निकलकर सड़क पर आ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। मैं जय पैलेस होटल के करीब से होता हुआ वहां से तकरीबन 1 मील आगे निकल गया। मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उस तरफ कौन सी बस जाती है। मैं देर तक स्टॉप पर खड़ा बसों को देखता रहा। आखिरकार एक आदमी से पूछने के बाद मैं एक बस में सवार हो गया। बस से उतरकर मैं तकरीबन आधा घंटा रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता रहा।
स्टेशन के सामने ब्लैक कैट कमांडोज भी थे और खुफिया वाले भी, जो स्टेशन पर आने वाले लोगों पर निगाह रखे हुए थे। स्टेशन से थोड़े ही फासले पर बैरून शहर जाने वाली बसों का स्टैंड भी था। उस तरफ भी ब्लैक कैट्स और खुफिया वाले नजर आ रहे थे। एक तरफ कोई मदारी मजमा लगाए हुए था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर टूरिज्म वाले बस स्टैंड की तरफ चला गया। यहाँ महकमा सयाहत के डायरेक्टर का दफ्तर था और यहीं से सयाहों के लिए पैकेज ऑपरेट किए जाते थे। यहाँ से अंबर के अलावा बाज़ दूसरे इलाकों को भी बसें जाती थीं। सयाहों के अलावा आम लोग भी उन बसों में बैठ जाया करते थे। एक बस में चंद मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं भी सवार होकर पिछली सीट पर बैठ गया। ये एयर कंडीशन बस थी और उसके आगे एक तरफ ही दरवाज़ा था, पिछली तरफ दरवाज़ा नहीं था। मैं बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर कोने में इस तरह बैठा था कि मेरा थैला दीवार की तरफ दब गया था। अलबत्ता बीन मैंने हाथ में पकड़ रखी थी। बस चलने में अभी 15 मिनट बाकी थे और फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक टोली बस में सवार हो गई। वो 12 स्टूडेंट्स थे जिनमें आधी तादाद लड़कियों की थी। उनमें सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, किसी ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, किसी ने स्कर्ट ब्लाउज, एक लड़की ने निहायत मुख्तसर स्कर्ट नेकर और उससे भी ज़्यादा मुख्तसर ब्लाउज पहन रखा था। लड़के भी अजीबो गरीब हुलियों में थे। किसी के गर्दन तक बाल लंबे थे, किसी ने बर्गर कट बनवा रखे थे और कोई गंजा था। सबके एक एक कान में सोने की बाली नजर आ रही थी। ये लोग स्टूडेंट से ज़्यादा सड़क छाप गुंडे लगते थे। उन्होंने बस में घुसते ही हड़बोंग मचा दी थी। पहले से बैठे हुए लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे थे। मेरे साथ जो लड़की बैठी थी उसने जीन्स और ओपन शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। सीना आधे से ज़्यादा बरहना हो रहा था। उसके साथ एक लड़का बैठ गया जिसने गालिबन जानबूझकर उस लड़की को दबा रखा था और वो लड़की मेरे ऊपर झुकी जा रही थी। इस तरह मैं उस लड़की के बोझ से दबा जा रहा था। यहाँ एक सपेरा भी बैठा हुआ है। लड़की के साथ बैठे हुए एक लड़के ने तकरीबन चीखते हुए कहा, अरे महाराज जरा बीन तो बजाओ। इन लड़कियों में एक नागिन भी है, ऐसा रक्स करेगी कि तुम भी झूम उठोगे। मेरे दांत में दर्द है भाया, मैं बीन नहीं बजा सकता। मैंने जबड़े पर हाथ रखते हुए कहा। उस लड़के ने मेरे हाथ से बीन ले ली। उसे बीन बजानी तो नहीं आती थी लेकिन कुछ बेसुरी सुरें निकाल रहा था। नेकर वाली लड़की ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। बस अब भर चुकी थी। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया ही था कि एक ब्लैक कैट कमांडो बस के दरवाजे में खड़ा हो गया और मुसाफिरों को घूरने लगा। उसकी नज़रें एक लम्हे को मेरे चेहरे पर भी रुकी थीं, लेकिन उसी लम्हे नेकर वाली लड़की उसके सामने आ गई और उसे बाजू से पकड़कर ऊपर खींचने लगी। आ जाओ ना डियर, यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे साथ वाली सीट खाली है, वहाँ आकर बैठ जाओ। ब्लैक कैट कमांडो झेंप गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बस से उतर गया। कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बस हरकत में आ गई। लड़कों ने एक बार फिर हड़बोंग शुरू कर दी। वो कोर्स की सूरत में फिल्मी गाना गाने की कोशिश कर रहे थे मगर सबकी आवाज़ें बेसुरी थीं। मेरे पड़ोस में बैठे हुए एक लड़के ने भी बेसुरी बीन बजाना शुरू कर दी और नेकर वाली लड़की उठकर नाचने लगी। वही लड़की सबसे ज़्यादा शौक और चंचल थी। अंबर सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन जयपुर के पुरहुजूम ट्रैफिक की वजह से शहर से निकलने में ही आधा घंटा लग गया। शहर के आखिरी चौराहे पर एक आरजी चेक पोस्ट बना दी गई थी। यहाँ से भी शहर जाने वाली गाड़ियाँ रोककर चेकिंग की जा रही थी। एक ब्लैक कैट कमांडो ने हमारी बस में भी घुसने की कोशिश की मगर लड़कियों की हाँ होने की वजह से उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बाकी फासला तय होने में तकरीबन 10 मिनट और लग गए और आखिरकार जब बस अंबर के टूरिज्म के सामने रुकी तो सबसे पहले वो मादर पिदर आज़ाद लड़कियां और लड़के शोर मचाते हुए नीचे उतरे थे। नीचे उतरते हुए मैंने बाहर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। 2, 3, 4 पुलिस वाले थे जो बस से उतरने वाले एक एक मुसाफिर को रोक रोक कर पूछगछ कर रहे थे। लड़कियां और लड़के तो शोर मचाते हुए निकल गए थे, लेकिन दूसरे मुसाफिर उनकी तरह पुलिस वालों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे।
मैंने बस से उतरकर एक तरफ खिसकना चाहा तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। ओए, कहाँ जा रहा है? मैं रुक गया। पुलिस वाला मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा। थैले में क्या है? उसने थैले को ऊपर से टटोलते हुए पूछा। कपड़े हैं महाराज, मैंने जवाब दिया। शहर माँ एक बेगम साहब ने पुराने कपड़े दे दिए थे, काम आवेंगे महाराज। थैला खोलो। पुलिस वाले ने तहमकाना लहजे में कहा। मेरी रूह फना हो गई। थैला खोलने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने थैला कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया। उसका मुंह एक डोरी से बंधा हुआ था। मैंने डोरी खोल दी। सबसे ऊपर मेरे वो कपड़े रखे हुए थे जो मैंने सुबह उतारे थे। वो खासे मैले कपड़े थे। मैंने बाहर निकाल लिए और उन्हें फैलाकर कांस्टेबल को दिखाने लगा। सारे कपड़े ऐसे ही हैं महाराज, पुराने मैले। चल चल, सब कुछ निकाल थैले से। कांस्टेबल ने मेरी बात काट दी और फिर खुद ही थैले में हाथ डाल दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी भी लम्हे मेरा राज फाश हो सकता था। मैंने कनखियों से इधर उधर देखा। मेरे पास अगरचे पिस्तौल मौजूद था, मगर फरार का कोई रास्ता नहीं था। फरार की कोशिश में ये लोग मुझे गोलियों से भून कर रख देते और फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। कांस्टेबल ने एक और कपड़ा बाहर खींचा था कि ठीक उसी वक्त पुलिस की एक तेज रफ्तार जीप ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ वहां आकर रुकी। सब लोग उस तरफ मुतवज्जा हो गए। वो कांस्टेबल भी जो मेरे थैले की तलाशी ले रहा था। जीप में एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल थे। वो जीप रुकते ही छलांग लगाकर नीचे उतर आए। इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल को अपनी तरफ लपकते देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे थैले की तलाशी लेने वाले कांस्टेबल ने थैले में से निकाला हुआ कपड़ा फेंककर खट से इंस्पेक्टर को सैल्यूट झाड़ दिया। यहाँ तुम्हारा इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हवालदार मान सिंह, वो उधर खड़ा है। कांस्टेबल ने कहा। तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं उन्हें इधर जमा कर लो और हेड कांस्टेबल को भी बुलाओ, जल्दी करो। इंस्पेक्टर ने कहा। इतला मिली है कि वो दोनों जयपुर से निकलकर अंबर की तरफ आ गए हैं। अपने आदमियों को बुलाओ, हरी अप। जी हुक्म। कांस्टेबल फौरन ही दूसरी तरफ चला गया जहां कांस्टेबल खड़ा था। मैंने उस मौके से फायदा उठाते हुए जल्दी से कपड़े थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका कर खड़ा हो गया। मैं जाऊं हुक्म। मैंने मिस्कीन सी सूरत बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो मेरी तलाश में यहाँ आया था। मैं उसके सामने खड़ा था, मगर उसमें वो बसीरत नहीं थी जो मेरी शनाख्त में उसकी रहनुमाई करती। जाओ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में कहा। मैंने वहां से हटने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ टूरिज्म के दफ्तर से जरा हटकर एक दरख्त के साए में बैठ गया और कुर्ते की जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और हल्के हल्के कष्ट लेने लगा। 1 रुपए की बीड़ियां मैंने बस में बैठने से पहले खास तौर पर खरीदी थीं। मैं तंबाकू नौशी का आदी नहीं था, लेकिन ज़रूरत के तहत कभी कभार एक आध सिगरेट पी लिया करता था। आज चूंकि मैंने सपेरे का भेष धार लिया था, इसलिए खास तौर पर बीड़ियां खरीदी थीं और इधर उधर फिरने के बजाय मैंने यहाँ बैठने को तरजीह दी थी। पुलिस वालों की नज़रों में रहूँगा तो शुबा नहीं होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ से नंदनी से मिलना था। वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा अहमक साबित हुआ था। उसे मेरी और रत्ना की तलाश थी। उसके आने से पहले पुलिस वाले बस से उतरने वालों को चेक कर रहे थे और उसने आते ही ये चेकिंग खत्म करा दी थी और पुलिस वालों को इधर उधर दौड़ा दिया था। उसने ये नहीं सोचा था कि उनका मतलूबा आदमी उन लोगों में भी हो सकता था जिन्हें चेक किया जा रहा था। इंस्पेक्टर खुद एक कांस्टेबल के साथ जीप में बैठकर एक तरफ रवाना हो गया था। मैंने दरख्त के नीचे बैठा बीड़ी के कष्ट लगाता इधर उधर देखता रहा। बस दफ्तर के सामने से हटकर वहां से तकरीबन 20 गज दूर स्टैंड पर चली गई थी, जहां पहले एक बस खड़ी थी। बस से उतरने वाले कुछ लोग इधर उधर जा चुके थे और कुछ अभी तक वहां खड़े थे। उनमें 3-4 औरतें भी थीं। उस बस में हमारे साथ सिर्फ 3 गैर मुल्की सयाह आए थे। एक नौजवान लड़की थी, एक उधेड़ उम्र औरत और एक उधेड़ उम्र आदमी। मेरे ख्याल में मर्द और औरत मियाँ बीवी थे और वो लड़की उनकी बेटी। वो यूरोप के किसी मुल्क के रहने वाले थे। ऑफिस के बरामदे में गाइड की वर्दी पहने एक भारी भरकम उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था और 2-3 मुकामी आदमी उससे कुछ पूछ रहे थे।
नंदिनी मुझे अभी तक नजर नहीं आई थी। शशावरी ने अगरचे उसका हुलिया भी बताया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शनाख्त तो यही थी कि वो गाइड के ड्रेस में होगी। औरतों के लिए गाइड का ड्रेस गुलाबी साड़ी ही था। 15-20 मिनट गुजर गए। बहुत से लोग इधर उधर जा चुके थे, सिर्फ चंद ही लोग वहां रह गए थे। एक तो वही यूरोपियन फैमिली थी, बाकी हिंदुस्तानी थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था। 5 मर्द थे जिन्होंने पैंट शर्ट्स वगैरह पहन रखी थीं। 3 औरतें थीं और तीनों ने साड़ियाँ पहन रखी थीं। मैंने एक और बीड़ी सुलगाई। अभी चंद ही कष्ट लगाए थे कि गुलाबी साड़ी में मलबूस एक औरत दफ्तर से निकलकर बरामदे में आ गई। उसके दाईं तरफ सीने पर पीतल का एक बैज भी लगा हुआ था। वो यकीनन नंदिनी थी। नंदिनी कुछ देर तक सयाहों से बातें करती रही, फिर करीब खड़े हुए गाइड को हिदायत देने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गुप्ता था। गुप्ता सयाहों की पार्टी को लेकर एक तरफ चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा बीड़ी के कष्ट लगाता रहा। नंदिनी कुछ देर तक बरामदे में खड़ी इधर उधर देखती रही। उसने सरसरी सी निगाह से मेरी तरफ भी देखा था, फिर वो अंदर चली गई। अब दफ्तर के आसपास कोई नहीं रहा था। दोनों बस के ड्राइवर बसों के करीब एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने आखिरी कष्ट लेकर बीड़ी एक तरफ फेंक दी, थैला कंधे पर लटकाया और बीन संभालते नपे तुले कदम उठाते हुए दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बरामदे में रुककर मैंने इधर उधर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा कमरा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 2 मेजें लगी हुई थीं। दीवारों पर महकमा सयाहत के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक हिंदुस्तान का नक्शा और उसके साथ एक राजस्थान का नक्शा आवेजा था। पोस्टरों में अहम तारीखी इमारतें दिखाई गई थीं। दाईं तरफ वाली मेज के पीछे नंदिनी बैठी हुई थी। वो एक रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा। क्या बात है, तुम अंदर क्यों घुस आए हो? वो मुझे घूरते हुए बोली। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसी जगह भीख मांगना जुर्म है जहां गैर मुल्की सयाहों की आमदरफ्त हो? तुम्हें 3 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। मैं बेकारी नहीं हूँ बीबी जी, मैंने ठेठ पंजाबी लहजे में जवाब दिया। मेरे मुंह से पंजाबी सुनकर वो उछल पड़ी। मुझे शशावरी ने पहले ही बता दिया था कि वो पटियाला की रहने वाली है। रत्ना का ताल्लुक भी जालंधर से था और मैं भी पंजाब ही का रहने वाला था। ओहो, तो तुम पंजाब के रहने वाले हो और तुम्हें शायद किसी तरह ये पता चल गया है कि मैं भी पंजाब की रहने वाली हूँ, इसलिए पंजाबी बोलकर मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम देख ही चुके हो कि पुलिस को बाज़ खतरनाक मुजरिमों की तलाश है। वो अभी पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकती हूँ कि तुम्हें पुलिस के हवाले न करूँ। बेहतर होगा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं तो चला जाऊँगा बीबी, पर तुम्हारी उस प्रोहनी का क्या होगा जो कल शाम से तुम्हारे घर में आई हुई है? मैंने कहा, क्या? वो उछल पड़ी। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कल शाम को भी यहाँ था? उस औरत को मैंने एक गाइड के साथ आते देखा था जो उसे छोड़कर चली गई थी। वो औरत, 1 मिनट। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। चंद लम्हे गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम तो वही हो। हाँ, वही हो जिसका तुम्हें इंतज़ार था। मैंने उसकी बात पूरी कर दी। ओ, नंदिनी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। 1 मिनट मेरे साथ आओ। ये कहते हुए कमरे से निकलकर वो बरामदे में आ गई। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार था? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, थोड़ी सी अकल मेरी खोपड़ी में भी है, नंदिनी ने जवाब दिया। कल शाम जब शशावरी लड़की के साथ यहाँ आई थी तो उस वक्त आसपास कोई नहीं था। उन दोनों के बारे में या तो तुम्हें मालूम था या मुझे। अब तुम बहुत अच्छा भेष बदला है तुमने। मैं खिड़की से देख रही थी। बस से आते ही एक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका भी था, मगर इंस्पेक्टर के आ जाने से तुम्हारी गुल्लू खलासी हो गई। बहरहाल इस तरफ चले जाओ। उसने दफ्तर के पिछली तरफ इशारा किया। दरख्तों के उस झुंड के परली तरफ एक इमारत थी जिसके चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी थी। उस 4 दीवारी के अंदर की तरफ से भी कुछ दरख्त नजर आ रहे थे और पिछली तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कुछ नारियल के दरख्त नजर आ रहे थे। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले किसी दरख्त से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई।
मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। वो रत्ना थी। आइए, पधारिए जोगी महाराज, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम्हें कैसे पता चला कि दस्तक देने वाला मैं हूँ? मुझे नंदिनी ने फोन पर बता दिया था, रत्ना ने कहा। अब अंदर आ जाओ या बाहर ही खड़े रहोगे? मैं अंदर दाखिल हो गया। रत्ना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शशावरी ने और फिर नंदिनी ने भी मुझे कहा था। ये क्वार्टर है, लेकिन ये अच्छा खासा बंगला था। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल में 3-4 कमरे ज़रूर होंगे। चारों तरफ बहुत वसीओ अरीस कंपाउंड था। इमारत के सामने वाला हिस्सा खूबसूरत लॉन पर मुश्तमिल। नारियल और ताड़ के कई दरख्त थे। कुछ और कदावर पौधे भी नजर आ रहे थे। और फिर 2 हिरणों को देखकर मैं हैरान रह गया। वो इमारत के पिछली तरफ से एक दूसरे के पीछे भागते हुए आ रहे थे और फिर उस तरफ हो गए। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो 2-3 खरगोश भी नजर आ गए। कई मुर्गियां भी नजर आ रही थीं। यहाँ तो अच्छा खासा चिड़ियाघर बना हुआ है। मैंने कहा, पिछली तरफ जाओगे तो तुम्हें मोर भी नजर आएंगे। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल पहले अंदर चलो, चिड़ियाघर बाद में देख लेना। हम अंदर आ गए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। क्वार्टर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक सिटिंग रूम के तौर पर आरास्ता था। राजस्थानी फर्नीचर था जो पाकिस्तान के सिंधी फर्नीचर से मिलता जुलता था। एक कमरा नंदिनी के इस्तेमाल में था और दूसरा अब रत्ना के पास था। तीसरे कमरे में कुछ फालतू सामान रखा हुआ था। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।